हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर लिया, जिसमें 4 चैप्टर थे, मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। लास्ट क्लास में हम ऋतुओं के बारे में पढ़ रहे थे, मौसम और जलवायु के बारे में हमने पढ़ लिया। ऋतु में एक हो गया था, और भी क्या हमने पढ़ा? वर्षा ऋतु के बारे में। तो वर्षा ऋतु के बारे में मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि भैया वर्षा कैसे उत्तर प्रदेश में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, उस मानसून कौन से शाखा से होती है? उसमें दो शाखाएं थी, एक अरब सागर वाली, एक बंगाल की खाड़ी वाली। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बारिश का जो रीजन है ना, वो किसके कारण होता है? अरब नहीं, बंगाल की खाड़ी के कारण होता है। हवाएं कैसे चलती है भैया? जो हवाएं ऐसे 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 आती है, ये पूरे क्षेत्र में वर्षा कराती है। अगर हम बात करूं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है, तो आप गोरखपुर बताओगे। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। रीजन इससे वेस्ट जाने पर जो वर्षा की मात्रा है ना, ये घटती जाती है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है आपको अच्छे से? ये रहा आपका बैकग्राउंड। अगर मैं बात करूं कि ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण जाने पे क्या होता है, वर्षा की मात्रा घटती है बढ़ती है, तो भी आप बोलोगे घटती है। रीजन क्या है कि भैया यहां पे है हिमालय वाला क्षेत्र, यहां पे टकराएगा वर्षा, जो हवा चलती है वो भी नीचे की तरफ आएगी, तो यहां पे तुरंत बारिश करा देगी। नीचे आते 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 वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसी कारण है बुंदेलखंड में सबसे कम वर्षा होती है, और जो हिमालय के आसपास क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है। और वर्षा का एक रीजन पश्चिमी विक्षोभ भी है, जो ठंडियों में वर्षा का कारण बनता है। क्या होती है भैया? इधर से साइड से जो साइबेरियन जो हवाएं हैं, सॉरी, भूमध्य सागर वाली जो हवाएं हैं वो चलती हैं, वो अपने हिमालय से टकराती हैं। सीधा जाना चाहिए था, सीधा ना जा करके ये क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं नीचे की तरफ, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। चीजें यहां तक खूब अच्छे से क्लियर है। ये अपना बैकग्राउंड था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जनजाति, और साथ में आज हम ऋतुओं में जो दो ऋतु बची हुई थी, एक क्या था ग्रीष्म, दूसरा था शीत, तीनों दोनों देखेंगे और जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और ये क्लास आपके लिए मैं बता दूं, लेखपाल, बीडीओ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट या यूपी ट्रिपल से जो भी एग्जाम कराता हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, सबके लिए यूजफुल है। तो ऐसे क्लास को दिखा प्यार बना के रखिएगा, जैसे आप लोग अभी तक प्यार बनाते आ रहे हैं। और अगर आपको कुछ वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और आपको जो भी डाउट है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो मेरा ग्रुप है, ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें मैं पीडीएफ हर दिन अपलोड कर देता हूं। ठीक है, तो आते हैं क्लास पे, अब स्टार्ट करते हैं। जो अपने यहाँ जो गर्मी है ना, मतलब ग्रीष्म जो ऋतु है, वो मार्च से लेकर के जून के बीच में पड़ता है। क्या बोला मैंने? मार्च से जून के बीच में अपने यहां ग्रीष्म ऋतु होता है। सबसे अधिक गर्मी कब पड़ती है, तो आप मई बताओगे। जो मई वाला जो महीना है ना भैया, अपने उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में क्षेत्र के हिसाब से सबसे अधिक गर्मी कहां पे पड़ती है, तो आप बताओगे भैया सबसे अधिक गर्मी जो क्षेत्र के हिसाब से पड़ती है, और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पड़ती है। ये ठीक है, जिसमें 7 जिले मैंने आपको बताया हुआ था, यहीं पर है सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अगर मैं बात करूं कि उत्तर ऊपर से नीचे आने पर, नॉर्थ टू साउथ आने पर जो गर्मी की मात्रा है घटती है या बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, तो आप बताओगे टेम्परेचर बढ़ता है। ऊपर क्योंकि हिमालय का क्षेत्र पड़ता है, तो वहां पे ऑलरेडी वहां पे ठंड जैसा माहौल रहता है, तो गर्मियों में भी वहां के और क्षेत्रों के हिसाब से वहां पे थोड़ा ठंडा देखने को मिलती है, टेम्परेचर ठंडा रहता है। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं भैया, कि सबसे अधिक जिले की बात करूं कौन से जिले में गर्मी पड़ती है, तो आप बताओगे मथुरा और आगरा। ठीक है, मथुरा और आगरा। चीजें क्लियर है आपको? यहां पे सबसे अधिक हॉटेस्ट इन यूपी, क्षेत्र के हिसाब से बात करूं, ये हॉटेस्ट। चीजें क्लियर है यहां तक आपको अच्छे से? खूब अच्छे से देख लो, मैं हट जाता हूं, साइड हो जाता हूं। ठीक है, आगे चलूं। जो मैं सबसे जरूरी बात, अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में गर्मियों के समय में सबसे कम गर्मी कहां पे पड़ती है, तो आप बरेली बताओगे। क्या बताओगे? बरेली। बरेली ऐसा क्षेत्र है जहां गर्मियों में सबसे कम गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर बात करूं गर्मी में सबसे अधिक गर्मी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ती है, तो आप आगरा और मथुरा बताओगे। और अगर क्षेत्र की बात होगी सबसे अधिक गर्मी कहां पे पड़ती है, तो आप क्या बताओगे? बुंदेलखंड बताओगे, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है। और सबसे कम गर्मी कहां पे पड़ती है, क्षेत्र वाली बात होगी, तो हिमालय के आसपास वाला क्षेत्र है। ये चीजें आपको क्लियर है यहां तक खूब अच्छे से? आगे चलूं, आ जाओ, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं।
जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने क्या बोला, सबसे अधिक गर्मी कौन कौन से क्षेत्र में, ये आपके बुंदेलखंड में। जिले की बात होगी क्या, आगरा और मथुरा। ये देखो, आगरा और मथुरा में सबसे अधिक गर्मी। अगर मैं क्षेत्र की बात करूंगा तो बुंदेलखंड वाला हो जाएगा। और बरेली जो है, जहां पे गर्मी और क्षेत्रों के हिसाब से कम पड़ती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, नॉर्थ से साउथ की साइड में क्या होता है, गर्मी बढ़ती है। आपको एक पता होगा, एक कॉमन सी बात है कि लू चल रही है। लू था, लोग कहते हैं गर्मियों में बाहर मत निकलो, लू चल रही है। ये लू होता क्या है, एक्चुअली लू एक गर्म और शुष्क हवा होती है। उसको बहुत ज्यादा पानी की नीड होती है। ये उड़ती तो है, हवा चाहती है कि गर्म है कि पानी मिल जाए कहीं से, पर पानी नहीं मिलता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया उसके पास से मत गुजरो, अगर कहीं चल रहा है तो उधर मत जाओ। उससे क्या होता है, आपके अंदर की सारा पानी खींच लेगी और आपको डिहाइड्रेट कर देगी। ठीक है। तो गर्मियों में भैया लू से बच के रहो, अंदर का सारा पानी निचोड़ लेगी ये आपका। ठीक है। अब वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें क्या करा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। मैंने बताया कि दो जिले में गर्मी पड़ती है सबसे अधिक, एक आगरा होगा, दूसरा मथुरा होगा। ऑप्शन में देखो कहीं आगरा मथुरा है, पहला आगरा, दूसरा आगरा है ही, तो बेटा आ जाओ, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें, आगे चलो, आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लू किस प्रकार की हवा है। मैंने लू के बारे में अभी बताया कि भैया ये शुष्क है और गर्म है, इसको पानी की नीड है, ये पानी के लिए ही यहां से यहां तड़पती रहती है कि हमको कहीं से भी पानी मिल जाए। ठीक है। तो वैसे इसका क्या है, गर्म और शुष्क, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो जो मैंने आपको पढ़ाया ऐसे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, वहीं से मैंने इसको उठाया हुआ है। मैं पीवाईक्यू से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं, जिससे कल को आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, क्वेश्चन से ही थ्योरी बनाना मेरा काम होता है। आ जाओ, अगला क्या कह रहा है, पूर्वी मानसून किस दिशा से उत्तर प्रदेश में आता है। बेटा यहां पे ना खूब अच्छे से समझना कि उत्तर प्रदेश में, एक तो अगर आपसे ये पूछा जाए किस शाखा से होती है, तो आप बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से बताओ कि वर्षा होती है। और पूछे किस दिशा से आती है, किस शाखा की दिशा से, तो आप पूर्वी मानसून बताओगे। ये पूर्वी, इधर से तो होती है वर्षा। लेकिन अगर बात करें कि कौन से मानसून से होती है, तो आप दक्षिण पश्चिम मानसून से बताओगे। मानसून की बात होगी, दक्षिण पश्चिम, किस शाखा से होती है, तो पूर्वी बताओगे। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, कहीं पूर्वी है। इसमें पूछा क्या है कि पूर्वी मानसून किस दिशा से आती है। देखो पूर्वी मानसून की बात है, किस दिशा से, तो मैंने दिशा की क्या बोला था, जो पूर्वी मानसून है ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को, ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। अगर बात होता है कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत में वर्षा किस शाखा से होती है, केवल शाखा की बात हो रही है, तो आप बोलोगे दक्षिण पश्चिम वाले ब्रांच से। उसमें दो ब्रांच है, एक अरब सागर वाला और एक है बंगाल की खाड़ी वाला। उत्तर प्रदेश में जो वर्षा का रीजन है ना मेन, वो बंगाल की खाड़ी वाला है। कहां का वाला है, बंगाल की खाड़ी। इसको ही पूर्वी मानसून बोलते हैं, जिधर से हवा आ रही है उसी का नाम दिया जाता है। शाखा की बात होगी, पूर्वी मानसून बताओगे या बताओगे बंगाल की खाड़ी से। और कौन सा मानसून है आप, तो क्या बताओगे, दक्षिणी पश्चिम मौसम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मौसम। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में होता है। अब देखो, आप मेरा लास्ट लेक्चर देखोगे तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से वर्षा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि भैया वर्षा का जो क्षेत्र ना सबसे अधिक गोरखपुर में होता है, पूर्वी वाले क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि वहीं पर ही सबसे पहले बारिश स्टार्ट होती है। जो भराई होती है, जो जब हवा आती है ना अपने साथ नमी बहुत सारी लेके आती है, तो नमी जो सब ज्यादा जो गिराती है ना, तो ये आपके गोरखपुर वाले क्षेत्र में गिराती है। उसके बाद आगे बढ़ते 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 सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है आपको, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ऑप्शन में आ जाओ, क्या पूछ रहे हैं भैया, उत्तर प्रदेश में वर्षा सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है। तो सबसे अधिक भैया होता है पूर्वी क्षेत्र में, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, और सबसे कम होती है आपकी मथुरा में। चीजें क्लियर है यहां तक, मैंने क्या बोला खूब अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो कमेंट में करके पूछ लिया करो, या टेलीग्राम पे मैसेज कर लिया करो। ठीक है, आपके घंटे, आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। आ जाओ, अब बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा किस मानसून की शाखा से होती है। मैंने आपको शाखा के बारे में पूछ रहा हूं, शाखा।
अगर शाखा वर्ड आ गया तो आप पूर्वी मानसून बताओगे, ठीक है। और किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, शाखा की बात होगी पूर्वी, या आप बंगाल की खाड़ी वाला शाखा, बंगाल की खाड़ी हमारे पूरब नहीं पड़ता इसलिए पूर्वी शाखा बोलते हैं। ये चीज यहां तक क्लियर है? कंफ्यूज अब तो नहीं होगे ना दोनों में? ठीक है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करे कि विंटर, यहां पे विंटर के बारे में बात हो रही है कि विंटर के बारे में पूछ रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर शीत ऋतु में बढ़ता है या घटता है। बेटा यहां पे एक चीज समझो, पहले आप विंटर के बारे में जान जाओ। विंटर क्या है कि ये स्टार्ट कब होता है? विंटर, विंटर स्टार्ट होता है आपका नवंबर से लेकर के फेब तक, ठीक है। नवंबर से फेब तक। सबसे कोल्डेस्ट कौन सा महीना होता है? ये होता है जनवरी। सबसे अधिक ठंडा वाला कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी गंगा का मैदान, पूर्वी गंगा का मैदान। मैंने क्या बोला ध्यान से समझो। मैंने ये बोला कि भैया विंटर का जो स्टार्ट होता है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है, और सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है? तो आप बताओगे जनवरी, जनवरी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कौन सा क्षेत्र, तो आप पूर्वी गंगा का जो मैदान है उसको बताओगे, वहां पे सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। और अगर मैं एवरेज की बात करूं कि एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, तो आप बताओगे 13.3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 23.3 डिग्री सेल्सियस तक। चीजें यहां तक क्लियर है? मैं साइड हो जाता हूं एक बार, आप देख लो वर्षा के बारे में। कब से कब तक? नवंबर से फरवरी तक। अच्छा एक बात और है, अगर आपसे पूछे सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने में पड़ती है, तो आप मई बताओगे, और सबसे अधिक ठंडी कौन से महीने में, तो आप जनवरी बताओगे। ठीक है यहां तक चीजें? कब से कब? फेब से लेके सॉरी नवंबर से लेके फेब तक, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर कितना है आप क्या बताओगे? 13.3 डिग्री से लेकर 23.3 डिग्री सेल्सियस तक। सबसे अधिक ठंडी कहां पे पड़ती है? पूर्वी गंगा वाले क्षेत्र में, जो मैदान वाला क्षेत्र है। चीजें यहां तक अच्छे से क्लियर है? और एक चीज और समझो, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो टेम्परेचर की मात्रा है वो बढ़ती है, मतलब ठंडी घटती है। कैसे ठंडी घटती है? ऊपर का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो हिमालय के आसपास वाला क्षेत्र होता है, पहाड़ों वाला क्षेत्र आ जाता है। वहां पर ऑलरेडी ठंड है, तो होता क्या है कि वहां पे जो टेम्परेचर है और लोगों की तुलना में और क्षेत्र की तुलना में वहां पे कम रहता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर टेम्परेचर की मात्रा बढ़ती है, लेकिन अगर बात किया जाए ठंड की मात्रा घटती है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, आपको पता है गर्मी भी वैसे वैसे बढ़ती है। अगर गर्मी पड़ेगी तो ठंड कम होती जाएगी। यही आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए यहां तक क्लियर है? तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में कि किस साइड जाने पर गर्मी ठंडी की मात्रा, क्या पूछ रहा है, तापमान किधर। ये कह रहा है कि किस क्षेत्र में, मतलब उत्तर प्रदेश के, कि नॉर्थ से साउथ जाने पर, या साउथ से नॉर्थ जाने पर, या ईस्ट टू वेस्ट जाने पर, इनमें से कोई नहीं, किसमें से क्या होता है कि गर्मी की मात्रा या टेम्परेचर की मात्रा बढ़ती है। तो आप बताओ कि भैया ऊपर से नीचे आने पर, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। टेम्परेचर की मात्रा बढ़ती है, गर्मी की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। ये रहा आपको मैंने अभी जो बताया ऋतु के बारे में, ये देख लो कि नवंबर से फरवरी के बीच में सबसे ठंडा महीना आपका फरवरी हो गया। उत्तर से दक्षिण जाने पर क्या होता है भैया? गर्मी की गर्मी की मात्रा बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो ठंड कम होती है। विशेषताएं क्या क्या है अपने यहाँ? ठंडियों में बारिश भी होती है। बारिश का मेन रीजन क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। अब पूछोगे सर पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कि पश्चिमी विक्षोभ का मतलब होता है कि जब भूमध्य सागर से हवाएं चलती है, अपने साथ नमी लेकर आती है, तो ये हवाएं जाने चाहिए थी सीधा ऊपर के साइड में, लेकिन हिमालय से टकरा करके उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसके कारण पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, वो भी ठंड के समय में, फरवरी के आसपास में, जनवरी फरवरी के आसपास में यहाँ पे वर्षा होती है। चीजें क्लियर है? यहां तक खूब अच्छे से क्लियर है? देख लो मैं हट जाता हूं। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में समझ आया मैंने क्या बोला? इसको मावट भी कहते हैं। ये जौ की खेती के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। ये जो अपना वर्षा होता है, अपने पूरे उत्तर प्रदेश के वर्षा का 10% होता है, बहुत बड़ी भाग है ये, ठीक है। ये बहुत जरूरी है हमारे फसलों के लिए, जौ वगैरह के लिए, ठीक है। अब आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपको ऋतु के बारे में पढ़ा दिया,
खूब अच्छे से जलवायु बता दी, गर्मी कैसे पड़ती है कॉन्सेप्ट बारे में बता दिया, सर्दी कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर शाखा की बात होगी, किस शाखा से बारिश होती है, तो बंगाल की खाड़ी बताओगे। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना क्लियर किया आपने। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु के दौरान तापमान किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ता है। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि कौन से दिशा में जाने पर शीत ऋतु में टेम्परेचर की मात्रा बढ़ती है, मतलब ठंडी कम पड़ती है। तो मैंने आपको अभी बताया कि ऊपर से नीचे आने पर, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ऑप्शन में है बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है, खूब अच्छे से क्लियर है यहां तक चीजें। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तो हमारा शायद खत्म हो गया अब, मतलब हमने अब तक पूरा ऋतु के बारे में पढ़ लिया। मौसम से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए, जलवायु से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए। अगर मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश का जो जलवायु है कौन किस प्रकार की है, मानसून किस प्रकार की है, तो आप उपोष्ण बताओगे या उष्णकटिबंधीय बताओगे। उष्णकटिबंधीय रहना चाहिए था। उपोष्ण, उपोष्ण क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ऊपर हिमालय का क्षेत्र है, तो जो ऊपर की ठंडी हवाएं आती है ना, हिमालय रोक लेता है, तो इसलिए उपोष्ण होकर भी ये उष्णकटिबंधीय की तरह कार्य करता है। हमने खूब अच्छे से यहां तक पढ़ लिया, क्वेश्चन भी कर लिया, और इससे रिलेटेड मैं अलग से भी आपको और क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा जिससे आप क्वेश्चन और अच्छे से कर सको। ठीक है, अब बात हो रही जनजाति की। उत्तर प्रदेश में जनजातियां, पूरे भारत की नहीं, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जनजातियां कितने प्रकार की हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, और कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानो भैया, 9 नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड का गठन हुआ था ना, उस समय उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजातियां थी, थारू और बुक्सा। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि भैया 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजातियां थी। क्या क्या थी, इन यूपी, इन यूपी क्या क्या थी भैया, पहला था थारू, दूसरा बुक्सा। बुक्सा, ये बात हो रही है 2000 की। ठीक है, अच्छे से समझो। उत्तराखंड का जब गठन किया गया, उत्तर प्रदेश में उस समय जनजातियां केवल 2 प्रकार की थी। 2000 के आसपास ईयर में कौन कौन सी, थारू और एक बुक्सा, इन्हीं को मान्यता दी गई थी। लेकिन 2003 में क्या होता है ना, 10 नई जनजातियां जोड़ी गई। 2003 में 10 नई जनजातियां जोड़ी गई, जिसके बाद कितने हो गए टोटल, 12 जनजातियां उत्तर प्रदेश में हो गई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जनजाति के बारे में रिकॉग्नाइज कौन करता है, किसके पास अधिकार है किसको घोषित करने का। तो भैया वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पास अधिकार है। कौन सा, ये कौन देता है, वो भारतीय संविधान देता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 342। अगर बात करें कौन सी अनुसूची, तो अनुसूची बताओगे 5वां नंबर का। क्या कहता है आर्टिकल 342, 342 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति को जब लगे कि यह जनजातीय क्षेत्र है या जनजातीय समुदाय है, उसको घोषित कर सकता है, उसको संविधानीय अधिकार देता है। अगर शेड्यूल की बात करूं तो 5वें नंबर में आता है। तो यहां तक खूब अच्छे से क्लियर है। अब आगे चलूं, अब इसी चीज को मैं आपको पीडीएफ के रूप में दिखा दूं। आ जाओ, देखो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। यह भारत का उसमें 27 नंबर का राज्य बना, 27वां। ठीक है, उस समय कितनी जनजातियां थी, केवल 2, थारू और बुक्सा। 2003 में क्या हुआ, 10 नए जनजातियां जोड़ी गई, जिसके बाद टोटल जनजातियां 12 हो गई। यहां तक पूरी अच्छे से क्लियर है आपको, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, थारू बुक्सा ये देख लो। देखो पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना, मेरा जो टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है ना, मैं लिंक इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको इसका पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको परेशान होने की नीड नहीं है, क्लास में सिर्फ अच्छे से समझो। ठीक है, आ जाओ। अब मैं बात करता हूं इससे लेटेस्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2003 में उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां हो गई थी। 2003 की बात हो रही है, कितनी हो गई थी, तो आपका आंसर होगा 10 + 2 = 12। लेकिन आपसे यह कहा गया कि 2003 में कितनी जोड़ी गई थी, तो आप बताओगे केवल 10। यहां पे ओवरऑल पूछ रहा है क्वेश्चन का, हमेशा प्रकृति नेचर हमेशा समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना।
आई बात समझ में? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, एक बार नहीं 2-2 बार पढ़ना, क्योंकि कभी कभी एक एक क्वेश्चन आपका कैरियर डिसाइड करता है। तो इसमें क्वेश्चन में यही कहा गया है, टेक्निकल वर्ड, कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या वर्ष 2003 में कितनी हो गई थी? तो कितनी हो गई थी भैया? 10 + 2 = 12, सॉरी। और अगर बात करूं कि कितनी जोड़ी गई थी तो 10, तो आंसर इसका 12 होगा। अभी तक मैंने क्या आपको बताया? कितनी जोड़ी गई थी? 10, टोटल 12। कौन कौन सी स्टार्टिंग में थी? थारू और बुक्सा। ये कब बात हो रही है? 2000 की बात हो रही है। 2003 में टोटल 12 हो गए। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अधिकार किसको है, ये अधिकार है अपने राष्ट्रपति को, बाई प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, ठीक है, ऐड करने का। ऐड कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट करेंगे। कौन सा आर्टिकल है संविधान में? 342। कौन सी अनुसूची है? 5th नंबर की। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर है? खूब अच्छे से, कंफ्यूज तो नहीं होगे? मैं साइड हो जाऊं, एक बार देख लो। मैंने आपसे क्या बोला कि कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 342 आप बताओगे। कौन कर सकता है? ये अपना महामहिम राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, ठीक है। टोटल चीजें यहां तक क्लियर है आपको? आगे चलूं, देख लो एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आ जाओ। अब मैं आपको एक इलाका है जो आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं कि क्या है। एक रहा बागपत और दूसरे नंबर पे सोनभद्र, ठीक है, देख लिया। अगर मैं बात करूं कि ट्राइब्स उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कहां पे निवास करते हैं ओवरऑल भी, परसेंटेज के हिसाब से भी, तो आप बताओगे सोनभद्र। और सबसे कम ट्राइब्स कहां पे निवास करते हैं, तो आप बागपत बताओगे, ओवरऑल भी, परसेंटेज के हिसाब से भी। मैंने क्या बोला, ये चीज लिख देता हूं फिर से समझो, कि भैया सबसे कम, यहां पे सबसे कम ट्राइब्स, ठीक है, ओवरऑल भी और परसेंटेज भी ट्राइब्स का। चीजें क्लियर है यहां तक आपको अच्छे से? आगे चलूं। अगर मैं बात करूं सोनभद्र के बारे में, जो सोनभद्र है ना अपना, सोनभद्र में सबसे अधिक ट्राइब्स, ट्राइब्स की संख्या सबसे अधिक, मैक्स, उत्तर प्रदेश में यहीं पे, ओवरऑल भी और परसेंटेज के हिसाब से भी। ये जिले याद रहेंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कहां पाई जाती है, किस क्षेत्र में, तो आप सोनभद्र बताओगे। कौन से जिले में? सोनभद्र। और सबसे कम कहां पे पाई जाती है, तो आप बागपत बताओगे। ओवरऑल भी, परसेंटेज भी, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर मैं बात करूं पूरे भारत का, उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट ट्राइब्स निवास करते हैं, तो आप बताओगे 1.09%। क्या बोला मैंने? पूरे भारत का। अगर मान लो पूरे भारत में 100 ट्राइब्स हैं, तो यहां पे निवास करेंगे 1.09%। क्लियर है आपको? नहीं दिख रहा? इधर आओ। 1.09% ये उत्तर प्रदेश में है ट्राइब्स। पूरे भारत का 1.09% उत्तर प्रदेश में ट्राइब्स निवास करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है अच्छे से? आगे चलूं, आ जाओ। अब जो मैंने बोला आपको फिर से समझो, कि सोनभद्र जिले में सबसे ज्यादा जनजाति, बागपत में सबसे कम, ठीक है। और अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, जो मैंने आपको बताया 1.09% यूपी में पूरे भारत का जनजाति यहां पे निवास करती है। अब मैं चलता हूं कुछ आगे की तरफ आपको लेके, कि मुख्य मुख्य जो अपने जनजाति है उनके बारे में, ठीक है, जिनमें पहला आएगा गोंड जनजाति। देखो, गोंड जनजाति के बारे में एक चीज समझो। गोंड जो होती थी ना, ये पहले सबसे अधिक इन्हीं की जनसंख्या थी। इनकी जो समुदाय है, इनका जनजाति का सबसे अधिक था जनजातियों में। अभी भील हो गई है पूरे भारत में। अब गोंड के बारे में सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, ये भैया उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका मुख्य रूप से जो टिके हुए इनके आजीविका, वो खेती पे टिकी हुई है। ये कौन सी खेती करते हैं? दहिया खेती। अब आपके मन में आ रहा होगा कि दहिया क्या होता है, दहिया खेती है क्या? देखो, दहिया खेती का मतलब होता है ना, कि किसी ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहां पे पेड़ पौधे काटेंगे,
खरकटवार वहां का काटेंगे। काटने के बाद क्षेत्र को साफ करेंगे, साफ करने के बाद उसको जला देंगे। जलाने के बाद जो राख बचती है, राख को मिट्टी में मिला देंगे। फिर वहां पे तब तक खेती करते हैं जब तक कि फसल, वहां का जो भूमि है, अनउपजाऊ ना हो जाए। उसके बाद उसको फिर से समतल कर देंगे, फिर ये कहीं और क्षेत्र में चले जाएंगे। मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेंज, शिफ्टिंग कल्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, दैया खेती के बारे में। पेड़ पौधे और खरपतवार को काटेंगे, काटने के बाद इसको जला देंगे भूमि में। जलाने के बाद जो राख बचती है, राख को क्या करेंगे, ये मिट्टी के साथ मिला देंगे, और वहां तब तक ये फसल करते हैं जब तक कि वो भूमि अनउपजाऊ ना हो जाए। दैया खेती यही थी। चीजें क्लियर है आपको, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, आगे चलो। क्या है दैया फार्मिंग? दैया फार्मिंग आल्सो नोन एज व्यवहार, मतलब इसको एक नाम और व्यवहार के नाम से भी जाना जाता है। is a traditional agriculture that involve clearing land and cutting down and burning क्या है, vegetation to create fields for cultivation. It's a farming of shifting agriculture. चीजें समझ आ गई जो मैंने आपको बताया। वहां की भूमि की कोई एक भूमि को चुनेंगे, पेड़ पौधे खरपतवार को काटेंगे, मिट्टी में मिला देंगे उसके राख को, खेती करेंगे, अनुपजाऊ होने के बाद कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे उसको समतल करके, फिर वहां पे सेम ऐसे प्रोसेस करते रहते हैं। यही है गोंड जनजाति, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। अब मैं बात कर रहा हूं थारू जनजाति के बारे में। देखो थारू जनजाति, आपसे क्वेश्चन पूछ ले तराई क्षेत्र में कौन से जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश के, तो आपका आंसर होगा थारू जनजाति। थारू जनजाति कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है तराई क्षेत्र में। इसके बारे में और भी आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना जानो, जब हम और सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इसमें एमसीक्यू, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ। अब भील जनजाति के बारे में बात हो रही है। भील जनजाति जो भारत में ये सबसे बड़ा जनजाति समूह है, इससे बड़ा कोई समुदाय नहीं है अभी वर्तमान में। पहले गोंड हुआ करता था, अब भील है। भील के बारे में ये देखो चीजें, ये इनका होली के समय का, ये ऐसे डांस करते हैं बड़े बड़े सर पे लगा करके। ये होली का इनका कल्चर के बारे में है। ठीक है, होली में ऐसे डांस वगैरह करते हैं। और ये जो आपकी क्लास है ना, ये यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम होते हैं, लेखपाल हो चाहे बीडीओ हो, सबके लिए, चाहे लोअर पीसीएस वगैरह हो, सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करो, पेट की तैयारी करो, सबके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब मैं बात करूं अब बुक्सा जनजाति के बारे में। देखो बुक्सा जो है ना, ये मुख्य रूप से कहां ये पाई जाती है भैया, आपके बुक्सा बिजनौर में और आगरा में। इसके बारे में सबसे खास बात क्या है, जो इसके पुरुष है ना भैया, ये धोती पहनते हैं, चोटी रखते हैं, पगड़ी पहनते हैं। ये अपने आप को राजपूत वंश से मानते हैं, मतलब राजपूत राजवंश घराने से बिलोंग करते हैं। मानते क्या है, उसी से ये बिलोंग करते हैं। ये हिंदू के सारे जो जितने भी त्योहार होते हैं सबको मनाते हैं। इनका जो कुलदेवी है वो चामुंडा देवी है, कहाँ की, काशीपुर की। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है क्या है, ये मुख्य व्यवसाय इनका कृषि है। मैंने क्या बोला फिर ध्यान से समझो कि ये कहां पे निवास करते हैं, तो आप बताओगे सर आगरा में और बिजनौर में। ये राजपूत वंश से संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राजपूत वंश से। और मैं बात करूं इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा हिंदी है। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं बुक्सा, सबसे मेन बात जो है इसका, बुक्सा। बुक्सा के बारे में आप जानो कि कहां कहां से, बिजनौर से है प्लस आगरा से, आगरा। ठीक है, और इनके मुख्य भाषा क्या है, भाषा हिंदी है, भाषा हिंदी है। और जो पुरुष है ना, ये धोती पहनते हैं, पुरुष धोती पहनते हैं, चोटियां रखते हैं और पगड़ी पहनते हैं। सर पे पगड़ी, नीचे धोती और पगड़ी। चीजें समझ आ गई, बड़ी बड़ी चोटियां रखते हैं। मुख्य रूप से इनका व्यवसाय क्या है, खेती करना है। भाषा इनकी हिंदी है। इनकी कुल देवी चामुंडा देवी है, जो काशीपुर में स्थित है। तो यही चीजें थी खास बात। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ लिया, फिर से जो पुराना लेक्चर्स का उसको भी थोड़ा कंप्लीट किया, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। और साथ में आज हमने जनजातियां पढ़ी। जो अपना अगला लेक्चर होगा ना, वो पूरा जनजातियों के बारे में ही होगा, और उससे रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हो वो मैं सारा कराऊंगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लासेस पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है और अगर आप यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। ठीक है, और अभी मेरा अगला लेक्चर जो होगा, यो
एसएससी से पीवाईक्यू से संबंधित होगा जो पॉलिटी में आ रखे हैं, और साथ में मैं यूपीएसआई का और कांस्टेबल का तो मैं पीवाईक्यू करा ही रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।